जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के ये 3rd चैप्टर परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के हम लोग अंतः पृष्ठ के प्रश्न पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम पेज नंबर 36 के प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। आप देखिए क्या कहा गया है प्रश्न नंबर 1 में। ये प्रश्न नंबर 1 और इसमें कहा गया है कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट आपको दिया गया है और ये आपको दिया गया है 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम दिया है। 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया हो रही है। ये दिया है एसिटिक अम्ल, तो ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं और ये दिया गया है 6 ग्राम है, 6.0 ग्राम। ये अभिक्रिया करके 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट, ये दोनों क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सोडियम एसीटेट, तो प्लस करके हम यहीं पर लिख देते हैं, ये सोडियम एसीटेट बनाता है। सोडियम एसीटेट बनाता है और इसके साथ साथ जल बनाता है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, उसको अब से हम लिख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है 5.3 ग्राम, एसिटिक अम्ल दिया हुआ है 6.0 ग्राम और फिर 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम है और 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट 8.2 ग्राम दिया हुआ है एवं 0.9 ग्राम जल, 0.9 ग्राम जल दिया है। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए, ये भले अभी आप लोग 9th में हैं तो रिएक्शन को ऐसे लिख दिया जा रहा है, लेकिन रिएक्शन ऐसे ये तो शब्द समीकरण इसको कहते हैं, लेकिन शब्द समीकरण आपको आगे नहीं लिखना होगा, आपको रासायनिक समीकरण लिखना होगा। तो रासायनिक समीकरण में जैसे सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है Na2CO3 होता है और एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो CH3COOH है और इज इक्वल टू हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सोडियम एसीटेट ये होता है CH3COONA, इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट और जल होता है H2O। अभी आप 9th में हैं तो शब्द समीकरण लिख रहे हैं, लेकिन 10th और 11th में चले जाएंगे ना तो इसको ऐसे लिखना होगा। अब देखिए कि प्रश्न आगे क्या कहा जा रहा है आपसे। कहा जा रहा है कि इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान, तो अभिकारक किसको कहते हैं? जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। और जो अभिकारक होता है ना वो तीर के बाईं ओर होता है
और अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको उत्पाद कहते हैं, और उत्पाद दाईं ओर होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन तब होगा जब अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान आपस में बराबर हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना है। अभिकारक का कुल द्रव्यमान, तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान देखें तो अभिकारक में सोडियम कार्बोनेट है, ये है 5.3 ग्राम, और एसिटिक अम्ल है, ये है 6.0 ग्राम। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो ये 11.3 ग्राम आता है। तो ये तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान हो गया। अब हम लोग उत्पाद का कुल द्रव्यमान ज्ञात करें। उत्पाद का कुल द्रव्यमान और देखा जाए कि कितना आ रहा है। तो देखिए उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड है 2.2 ग्राम, और सोडियम एसीटेट है 8.2 ग्राम, और फिर जल है 0.9 ग्राम। जरा जोड़िए इसको तो देखें 9 2 11, 11 2 13 के 3 हो जाएगा हासिल, 1 हो गया, 8 1 9 और 9 2 11 हो जाएगा, और दशमलव का 1 अंक कटेगा 11.3 ग्राम। तो आप देख रहे हैं अभिकारक का कुल द्रव्यमान 11.3 ग्राम और उत्पाद का भी कुल द्रव्यमान 11.3 ग्राम है। तो अगर अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा तो ये जो अभिक्रिया है यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, यहाँ लिख देंगे। अतः यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के देखें तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु होता है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं तो ये जाकर के बनता है H2O। हालांकि इसको हाफ O2 लिखा जाता है, तो हाफ O2 का मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो 1 ऑक्सीजन बचेगा, 1 O बचेगा, लेकिन लिखा जाता है हाफ O2। तो अब जो है क्योंकि ऑक्सीजन जो है द्विपरमाणु गैस है तो ऑक्सीजन को कभी भी लिखेंगे तो O अकेले नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार ये जो है आप समझ लीजिए कि ये H2O हुआ। अगर इसका हम इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालें तो देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और 2 परमाणु है तो 2 से गुणा कर देंगे, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 2 का में 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। तो अब अगर हम 2 से दोनों में भाग दे दें तो ये 1 संबंधी 8 का अनुपात हो जाएगा। अब समझ लीजिए कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1 संबंधी 8 के अनुपात में संयोग करके, देखो 1 संबंधी 8 के अनुपात में संयोग करके जल का निर्माण करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस, अब देखिए यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन है। अब प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी।
तो जरा देख लीजिए, जब हाइड्रोजन 1 ग्राम तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर हाइड्रोजन का 3 ग्राम हो तो 3 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया जाए, तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 8 तरीके 24 हो जाएगा। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा है कि अगर हाइड्रोजन का 3 ग्राम हो तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम लिया जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के 24 ग्राम की आवश्यकता होगी। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, यह क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व होता है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अवगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिमाण है। तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो आपको बताया गया था कि परमाणु अविभाज्य है, डाल्टन के परमाणुवाद में कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। तो यही अभिगृहित क्या कि परमाणु अविभाज्य है, ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है या उसका परिणाम है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अवगृहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो निश्चित अनुपात के नियम में हम लोगों ने ये देखा था डाल्टन के परमाणुवाद में कि दो भिन्न भिन्न तत्वों के दो परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। या आपने ये भी देखा था कि एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। तो यही डाल्टन की जो अवगृहित थी वो इसकी व्याख्या करती है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले पेज पर दिया हुआ है, देखिए पेज नंबर 40 पर दिया हुआ है। और देखिए पेज नंबर 40 पर क्या दिया हुआ है, इसको भी जरा देख लीजिए। तो पेज नंबर 40 पर दिया हुआ है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। हमने आपको बताया था कि किसी भी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वही इकाई परमाणु द्रव्यमान होता है, और इसको हम AMU से प्रदर्शित करते हैं, जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, और सामान्यतया इसको यूनिट कह दिया करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान लिखना हो तो 1 लिख करके U लिख देते हैं, माने 1 यूनिट लिख देते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो यहाँ 16 लिख करके U लिख देते हैं, यानी 16 यूनिट हो गया। तो ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक है, इसके बारे में हम आपको पहले भी बताए थे। अब देखिए इसी में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है। तो परमाणु का जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा है। परमाणु का आकार, परमाणु का जो त्रिज्या होती है वह 10⁻⁻8 मीटर के कोट की होती है। ये बहुत छोटा होता है। तो जब छोटा होता है इसी वजह से हम लोग अपनी आंखों से इनको नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये रहा पेज नंबर 40 के क्वेश्चन। अब अगर हम पेज नंबर 44 पर आवें तो देखें यहाँ पर दिया हुआ है निम्न के सूत्र लिखिए। तो निम्न के सूत्र में ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड दिया है। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O, क्योंकि
देखिए हमने बताया था ना कि जब किसी भी यौगिक का सूत्र लिखना होता है तो उसका प्रतीक लिख देते हैं, इसकी संयोजकता को इसके साथ और इसकी संयोजकता को इसके साथ लिख देते हैं। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, सोडियम की संयोजकता 1 होती है। तो सोडियम का 1 इसके साथ और ऑक्सीजन का 2 होता है तो इसके साथ। तो सोडियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वह Na2O होता है। दूसरा आपको दिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो AlCl3 होता है। अब इसी तरह से आपको सोडियम सल्फाइड दिया हुआ है। तो सोडियम सल्फाइड का जो सूत्र होता है वो होता है NaS, सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है। अब इसके बाद देखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है यह MgOH ट्वाइस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पहले क्वेश्चन के जो 4 पार्ट थे ये 4 पार्ट होते हैं। अब इसके बाद जो है हम दूसरे पार्ट को देखें। हाँ देखिए यहाँ पर सल्फर की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है और सोडियम की संयोजकता 1 होती है, इसलिए ये Na2S हो जाएगा। अब देखें इसमें दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया है निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो Al2SO4 थ्राइस दिया हुआ है, Al2SO4 थ्राइस, यह एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है। ये जो आप देख रहे हैं यह एल्यूमिनियम, ये जो है एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है। एल्यूमिनियम सल्फेट या एल्यूमिनियम भी लिखते हैं, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है। अब इसके बाद दूसरा दिया हुआ है CaCl2, इसको हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ये जो है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है। अब इसके बाद आपको दिया हुआ है K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट का सूत्र है। ये है पोटेशियम सल्फेट का सूत्र है। और इसके बाद KNO3, ये पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र है, इसको हम कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, यह पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र है। और फिर इसके बाद देखें ये दिया हुआ है CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं या इसी को चूना पत्थर कहा जाता है या चौक भी कहते हैं, खड़िया भी इसी को कहते हैं। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न जो आपको दिया हुआ है, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। तो रासायनिक सूत्र के बारे में हम आपको बताए हैं कि वह सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं को प्रदर्शित करता है उसे ही उस यौगिक का रासायनिक सूत्र कहते हैं। और फिर देखिए इसका 4th पार्ट, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं। तो यहाँ दिया हुआ है H2S, तो देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और सल्फर का 1 परमाणु है। तो टोटल परमाणुओं की संख्या हो गई 3। फिर पूछा है PO4 के ऊपर ट्रिपल नेगेटिव चार्ज है, ये फास्फेट मूलक कहलाता है, इसको हिंदी में फास्फेट मूलक कहते हैं। तो इसमें देख रहे हैं फास्फोरस का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का 4 परमाणु है। तो टोटल परमाणुओं की जो संख्या हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है ये जो आपने देखा ये अंतःपृष्ठ के जो प्रश्न थे ये लगभग हो गए। अब शेष जो अगर कुछ बच रहे हैं तो इनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे
और फिर इसके बाद अन्य जो चीज़ें हैं उनको हम लोग करेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।